जब भारत आजाद हुआ था तो चीन की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। चीन भारत की तरह बेसिक सुविधाओं के लिए स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन पिछले 75 सालों में ऐसा क्या हुआ जो चीन भारत को छोड़कर अमेरिका को अपना कंपटीशन मानने लगा। जहां भारत अभी भी छोटी जरूरतों के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वहीं चाइना पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाह रहा है। आखिर क्या हुआ जो भारत चाइना से इतना पीछे रह गया? जानेंगे सारी चीजें डिटेल में इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक समय था जब लोग मेड इन चाइना का मजाक उड़ाया करते थे और आज के टाइम पे उसी का टैग हर ग्लोबल मार्केट में छाया हुआ है। वहीं भारत आज भी वहीं खड़ा है जहां से चीन 90 के दशक में ही निकल चुका था। ये फर्क सिर्फ डेवलपमेंट का नहीं, सोच का है, और इसी सोच से शुरू होती है हमारी हार की असली कहानी। 3 करोड़ से ज्यादा आबादी और पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम वहीं बस गया है। भारत में शहर जरूरत से ज्यादा भरे हुए हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिखरा हुआ है और बेसिक सर्विस के लिए भी जनता को लाइन में खड़ा होना पड़ता है। जहां चीन का एक शहर ग्लोबल सप्लाई चेन चला रहा है, वहीं हम सिग्नल ठीक से चल जाए इसी बात पे खुश हो जाते हैं। और ये सिर्फ फर्क नहीं है, ये रियलिटी चेक है जो हर इंडियन को देखना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 30 सालों में चाइना ने लगभग 85 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। उन्होंने एक मजबूत मिडिल क्लास तैयार की है जो दुनिया की हर एक चीज खरीद सकता है। भारत भी तेजी से आगे बढ़ सकता है, लेकिन स्पीड और डायरेक्शन दोनों में कमी है। हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी जरूर है, पर अब भी 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीब हैं। चीन मैन्युफैक्चरिंग पर टिका है और हम अभी भी ज्यादातर सर्विसेज पर ही निर्भर हैं। चीन का मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ ऐसा है कि दुनिया का हर दूसरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन से ही आता है। भारत में भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जरूर शुरू हुआ, लेकिन ग्राउंड पर फैक्ट्री कम बनी और पेपर वर्क ज्यादा हुआ। चीन में पॉलिसीज फास्ट ट्रैक होती हैं और भारत में भाई इसमें महीनों लग जाते हैं। इसी वजह से चीन दुनिया का फैक्ट्री बना हुआ है और हम अभी भी पोटेंशियल की बात करते हैं। चीन में बच्चों को क्लास 1 से ही कोडिंग और एआई सिखाया जाता है, ठीक उनकी पढ़ाई का हिस्सा है। भारत में भी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद कुछ बदलाव जरूर आए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही धीमा है। प्राइवेट स्कूल कोडिंग सिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकारी स्कूल चाक और बोर्ड पे ही अटके हुए हैं। जब टेक्नोलॉजी ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचेगी तब फ्यूचर सिर्फ किताबों में ही रहेगा। चीन में गांव का और जैसा टफ एग्जाम होता है जिससे स्टूडेंट लॉजिकल और टेक रेडी बनते हैं। भारत में भी आईआईटी और आईआईएम्स हैं, लेकिन कंपटीशन और एक्सेस दोनों ही लिमिटेड हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स आउटडेटेड सिलेबस और रोड लर्निंग में ही फंसे हुए हैं। इंडिया ने स्किल इंडिया और एनईपी जैसे कदम उठाए, लेकिन रीच अभी भी अर्बन एरियाज तक ही है। जब एजुकेशन में सबको बराबरी नहीं मिलेगा तो आउटपुट भी अनइवन ही होगा। चीन ने इनोवेशन में 5G, रोबोटिक्स और क्वांटम टेक जैसी फील्ड में लीडरशिप ली है। हवाई, वाइडू, डीजीआई जैसे ब्रांड वहीं से निकले हैं। वहीं भारत का भी स्टार्टअप इकोसिस्टम स्ट्रांग है, खासकर फिनटेक और सास में, लेकिन डीप टेक अभी भी पीछे है। फंडिंग, मेंटरशिप और इकोसिस्टम की कमी आज भी हमारे इनोवेटर्स को रोक रही है। टैलेंट तो है लेकिन विंग्स नहीं। जहां चीन में एक डीप टेक स्टार्टअप को गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है, वहीं भारत में पेपर वर्क और अप्रूवल में ही दम निकल जाता है। बहुत से ब्राइट माइंड या तो फॉरेन चले जाते हैं या फिर लोकल लेवल पर दब जाते हैं। स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं शुरू हुई, लेकिन उनकी स्पीड वो नहीं रही जो बदलाव लाती। स्लोगन से ज्यादा जरूरत एक्शन की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी चीन ने सिर्फ बड़े शहर नहीं बल्कि गांव तक को भी जोड़ दिए हैं। हाई स्पीड ट्रेन, एक्सप्रेसवे, पोर्ट्स सब कुछ रेडी है। भारत ने भी मेट्रो, एक्सप्रेसवे और वंदे भारत जैसी ट्रेन शुरू की है, लेकिन एग्जीक्यूशन अनइवन है। छोटे शहरों में ट्रैफिक जाम, फ्लड्स आज भी नॉर्मल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बिल्डिंग नहीं बल्कि इकोनॉमी की बैकबोन भी होती है। चीन में मेंटेनेंस भी उतना ही स्ट्रांग है। एक बार कुछ बन जाता है तो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड पर चलता है। भारत में प्रोजेक्ट बनते हैं, फिर मेंटेनेंस के नाम पर बजट ही गायब हो जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन एक अच्छा कदम था, लेकिन ज्यादातर शहरों तक तो पहुंच ही नहीं पाया। और जब शहर स्मार्ट नहीं बनेंगे तो सिटीजन फ्रस्ट्रेटेड तो होंगे। डिजिटल स्पेस में चीन ने एलईपी और वीचैट पे जैसे सिस्टम से पूरी इकोनॉमी को डिजिटाइज कर दिया है। भारत ने भी यूपीआई के जरिए दुनिया का सबसे तेज डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाया और इसमें हम चीन से आगे हैं। पर प्रॉब्लम एडेप्टेशन और रीच की है। रूरल इंडिया में अब भी कैश ही चलता है। चीन ने डिजिटल को कल्चर बनाया और हम आज भी इसे बस सुविधा मानते हैं। चीन में टेक बच्चों की अर्ली एजुकेशन में घुस चुका है। कोडिंग, हार्डवेयर, एआई सब कुछ वहीं से शुरू होता है। भारत में कोडिंग प्लेटफॉर्म जैसे व्हाइट हैट जूनियर या AJJ से कोड अर्बन एरिया तक सीमित है। अगर गवर्नमेंट कोडिंग को रीजनल लैंग्वेज में पुश करे तो सीन बदल सकता है, पर अभी तक पॉलिसी मेकर स्लोगन और IT पार्क से आगे बढ़े ही नहीं। एनवायरमेंट के फील्ड में चीन ने अपने पॉपुलेशन क्राइसिस के बाद रिन्यूएबल एनर्जी पर एग्रेसिव इन्वेस्ट किया। विंड और सोलर दोनों में वो दुनिया के टॉप इन्वेस्टर में से हैं। भारत ने भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए बड़ा कदम उठाया है, ये तारीफ के काबिल है। लेकिन पॉल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट ग्राउंड लेवल पर अब भी बहुत ही पीछे हैं। भारत ने स्वच्छ भारत जैसी कैंपेन अवेयरनेस बढ़ाने में सफल रही, लेकिन हर जगह ठीक से लागू ही नहीं हो पाई। जब तक लोकल गवर्नेंस एक्टिव नहीं होंगी तब तक किसी भी पॉलिसी का असर नहीं आएगा। चीन में लॉ एनफोर्समेंट काफी सख्त है, रूल तोड़ने की कॉस्ट ज्यादा है,
भारत में अब भी चलता है वाला एटीट्यूड कॉमन है। कल्चरल सॉफ्ट पावर में चीन ने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स, मार्शल आर्ट और ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट किया है। भारत के पास योगा, आयुर्वेदा, बॉलीवुड और स्पिरिचुअलिटी जैसे मजबूत कल्चर टूल हैं, लेकिन हमारी ब्रांडिंग कमजोर है। योगा को युवन तक पहुंचाया, लेकिन बाकी सॉफ्ट पावर को ठीक से प्रोजेक्ट नहीं किया। मौका था लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। ग्लोबल पॉलिटिक्स में चीन अपने इकोनॉमिक्स पावर को स्मार्टली यूज करता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। भारत का सागर विजन और नेबरहुड फर्स्ट जैसी पॉलिसी जरूर है, लेकिन फंड और स्पीड दोनों कम है। जब तक हम एग्जीक्यूशन में तेजी नहीं लाएंगे, गुडविल एलोन काम नहीं आएगा। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, लेकिन वही यूथ अगर कंफ्यूज, अंडर ट्रेंड और अंडर सपोर्टेड रहेगा तो एक जिम्मेदारी बन जाती है। चीन ने अपनी यूथ को डिसिप्लिन और टेक से कनेक्ट किया है। हम अब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भीड़ में उन्हें डायरेक्शन लेस छोड़ देते हैं। जो डिस्टर्ब कर सकता है उसे सिस्टम पीछे छोड़ देता है। डेमोक्रेसी हमारी ताकत है, लेकिन गवर्नेंस में उतना ही डिसिप्लिन जरूरी है। चीन सेंट्रलाइज है तो भारत डिसेंट्रलाइज्ड। ये फर्क फायदे और नुकसान दोनों हिलाता है, लेकिन अगर डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से अगर एग्जीक्यूशन रुक जाए तो ये प्रॉब्लम बन जाता है। डेमोक्रेसी तभी काम करती है जब अकाउंटेबिलिटी साथ हो। अब सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ कंपेयर करते रहेंगे या एक्चुअल में बदलाव भी लाएंगे। हमें कोडिंग को स्कूल सिलेबस में लाना होगा, हर लैंग्वेज में, हर शहर में और हर गांव में। टेक ट्रेनिंग को लग्जरी नहीं बल्कि कल्चरल बनाना होगा। जब तक हम खुद एआई, हार्डवेयर या फिर रोबोटिक्स नहीं बनाएंगे, दुनिया हमें सिर्फ मार्केट मानेगी, मेकर नहीं। भारत में जुगाड़ है, ये हमारी खासियत है, लेकिन उसी से दुनिया नहीं जीती जाती, ये हमको पता होना चाहिए। जरूरत है एक प्रॉपर इकोसिस्टम की, फंडिंग, मेंटरशिप और फ्रीडम की। जब तक स्टूडेंट यूट्यूब से सीख रहा है और सिस्टम सिर्फ मार्क्स से जज कर रहा है, गैप बना रहेगा। स्लोगन से आगे बढ़ना होगा। नया भारत सिर्फ पोस्टर्स पर नहीं, ग्राउंड पर बनना चाहिए। हमारी ताकत हमारी आबादी है, टेक स्किल्स हैं, ग्लोबल एक्सपोजर है। जरूरत है तो बस उसे एक सही डायरेक्शन देने की। इंडिया और चाइना की ये रेस अभी भी खत्म नहीं हुई है। चाइना तेज भागा और हमने देर से शुरुआत की, लेकिन अगर आज भी हम सही चॉइस लें तो हम रेस जीत सकते हैं। विजन, स्पीड और डिटर्मिनेशन से। आज चीन में एक 18 साल का लड़का ड्रोन बनाकर बेच रहा है, और वहीं भारत में उसी उम्र का लड़का कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सिलेबस में क्या आएगा उसी में उलझा पड़ा हुआ है। टैलेंट दोनों के पास है, लेकिन रास्ता अलग है। जो सिस्टम बच्चों को फ्रीडम और टूल देगा, वही फ्यूचर का लीडर बनेगा। भारत में आज भी कई यूथ डीप टेक, एआई, बायोटेक जैसे फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ना प्रॉपर लैब मिलती है, ना ही एक्सपोजर। जब तक विलेज लेवल पर भी इनोवेशन और रिस्पेक्ट और रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, तब तक ड्रीम सिर्फ मेट्रोस तक सीमित रहेगा। और वहीं चीन हर गली में ड्रीम को प्रोडक्ट बना देता है। चीन आज दूसरे देशों में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कर रहा है, पोर्ट्स बना रहा है और अफ्रीकन नेशन में डिजिटल नेटवर्क डिप्लॉय कर रहा है। भारत के पास भी सॉफ्टवेयर और डेमोक्रेटिक ट्रस्ट है, लेकिन अगर हम सिर्फ स्पीचेस तक ही सिमटे रहेंगे तो हमारा इन्फ्लुएंस कहां से बढ़ेगा। वर्ल्ड लीडरशिप सिर्फ थिंकिंग से नहीं, एक्शन से आती है। हर साल लाखों लोग यूपीएससी, एसएससी और सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। ये बताता है कि जॉब क्रिएशन में हम कितना कमजोर हैं। वहीं चीन प्राइवेट इंडस्ट्री में इतने मौके बना चुका है कि लोग गवर्नमेंट जॉब की जरूरत ही नहीं समझते। जब तक भारत एंटरप्रेन्योरशिप को मास लेवल पर नहीं बढ़ाएगा, तब तक जॉब की क्राइसिस बनी रहेंगे। और ये फर्क सिर्फ इकोनॉमी या जॉब का नहीं, ये सोच का फर्क है। जहां भारत में एक सुरक्षित नौकरी को सक्सेस माना जाता है, वहीं चीन में लोग इनोवेशन को कैरियर के तौर पर चुनते हैं। वहां फेलियर को सीढ़ी माना जाता है और यहाँ शर्म। जब तक हम रिस्क लेने वालों को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तब तक स्टार्टअप सिर्फ अर्बन ट्रेंड रहेगा। हमें बच्चों को सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि कुछ बनाने के लिए सिखाना होगा, तभी जॉब क्रिएटर्स बढ़ेंगे, जॉब सीकर नहीं। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? हमारे सिस्टम में किस तरह का बदलाव जरूरी है, जिसकी वजह से हम दूसरे देशों की तरह भी जल्दी से ग्रो कर पाए? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर रोज आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी।